क्या आपको भी लगता है कि जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो सही है और हमें वही करना चाहिए? यही नहीं, आप साबित करने की भी कोशिश करते हैं, इतने सारे लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये काम सही है, हमें भी वो करना चाहिए। आप ऐसे तर्क देते हैं। इस बारे में एक बहुत मजेदार घटना है। 1995 में सितंबर के महीने में, संभवतः 21 सितंबर की बात होगी, पूरा देश गणेश जी को दूध पिला रहा था और गणेश जी सबका दूध पी रहे थे। पूरा देश उमड़ गया, गणेश जी दूध पी रहे हैं, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। बस सबको लग रहा था कि अब पूरी दुनिया गणेश जी को दूध पिला रही है तो हमें भी पिलाना चाहिए, और सबके दूध वो पी रहे हैं तो हमारे भी पिएंगे। बात यहां तक पहुंची कि लोग ये तक कहते हुए पाए गए कि गणेश जी उसका दूध नहीं पी रहे हैं जो पापी है, जो पुण्यात्मा है उसी का दूध पी रहे हैं। अब कौन चाहेगा कि वो साबित हो जाए कि वो पुण्यात्मा नहीं है, वो पापी है? तो जो घोषित पापी थे उनके दूध भी गणेश जी पी रहे थे। तो ये क्या है? ये कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वो एक सही घटना थी, पर ये सोचते नहीं कि अगर वो सही घटना थी तो बार बार इस तरह की चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी लोग इस भेड़ चाल में फंस गए थे कि भाई दूध गणेश जी पी रहे हैं और अगर हमारा नहीं पिएंगे तो हम पापी घोषित हो जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि सभी लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमें भी इंजीनियरिंग करना चाहिए। ज्यादातर लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, हमें भी पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ये फला फिल्म देख रहे हैं, हमें भी देखना चाहिए। जो भी ठीक ठाक लोग हैं वो आईफोन लिए रहते हैं, तो हमें भी आईफोन खरीदना चाहिए। आप देखेंगे कि पूरी तरह से हम एक तर्क का मुलम्मा चढ़ा देते हैं कि चूंकि बहुत सारे बहुसंख्यक लोग इस धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि ये हमारे लिए कितना सही है। बहुत सारे लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, हमें भी गाड़ी खरीदनी चाहिए। इसी को तर्क की भाषा में बैंड वैगन फैलेसी कहते हैं, यानी बैंड वैगन तर्क दोष। ये बैंड वैगन तर्क दोष क्यों कहते हैं इसको? बात यह है कि जैसे पहले सर्कस के टाइम में जब हम लोग छोटे थे और सर्कस होते थे, तो सर्कस की टीम एक बैंड वैगन बनाती थी। एक वैगन होता था, उस पर बैंड होता था और बहुत सारे सर्कस के लोग, उनके जोकर होकर सब पूरे शहर में परेड करते थे और सभी लोग सर्कस के लिए आकर्षित हो जाते थे। तो हुआ यूं कि 19वीं शताब्दी में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और उम्मीदवार थे जैकरी टेलर। तो उनके समर्थन में डैन राइस नाम के एक इंटरटेनर जो कि सर्कस में काम करते थे, वो आए और उन्होंने एक बैंड वैगन बनाया है इसी तरह का, और उनके प्रचार में जुट गए। पूरे देश में उन्होंने इसी तरह हुजूम बनाकर लोगों का, और टेलर साहब का प्रचार करते रहे। टेलर साहब जीत गए और तभी से एक मुहावरा बन गया जिसका थियोडोर रूजवेल्ट, जो बाद के राष्ट्रपति थे, उन्होंने उसका उपयोग किया था कि जब एक पूरा समूह केवल इसीलिए आकर्षित हो जाता है और उसके पक्ष में तर्क देने लगता है कि अरे इतने सारे लोग ये कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, पूरा का पूरा समूह बैंड वैगन की तरह बिहेव करने लगता है। और तभी से ये इस तर्क दोष को बैंड वैगन कहने लगे। हम देखते हैं, हमारी धार्मिक मान्यताओं में भी देखते हैं, कई बार वैज्ञानिक मान्यताओं में भी देखते हैं, और कई बार सामाजिक समूह में भी देखते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छा, इतने सारे लोग उसके मेंबर हैं तो वो सही ही होंगे। इतने सारे लोग उस कलाकार के फैन हैं, समर्थक हैं, तो वो अच्छा ही होगा। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। 1990 के दशक में एक .com कंपनियां बननी शुरू हो गई। अब एकदम भेड़ चाल की तरह हर आदमी .com कंपनी बना रहा है। जिस कंपनी के पीछे देखिए .com लिखा हुआ है, और उन्होंने मार्केट से खूब पैसे उठाए, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे थे। पर एक दिन वो बबल बनता 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 टूट गया। जब बबल फूट गया तो बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए। अब ये क्या था? बैंड वैगन था। कुछ लोग एक बैंड पर सवार हो गए, .com ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये आगे बहुत राइज करेगी, और बहुत सारे लोग उसमें शामिल होने लगे लगातार। पॉलिटिकल पार्टी के लोग अक्सर इस तरह की चीज़ों का बहुत गहरे से इस्तेमाल करते हैं। वो
एक बहुत बड़ी भीड़ जुटाते हैं। आप देखते होंगे कि जो रैलियां होती हैं उसमें बाहर से कुछ पैसे देकर और प्रलोभन देकर लोग बुलाए जाते हैं, और वहाँ की सामान्य जनता ही समझती, करे इनका तो इतना ज़्यादा समर्थन है, और समर्थन है तो हमें भी समर्थन देना चाहिए, क्योंकि इतने लोग तो गलत हो नहीं सकते। हमने ये भी देखा है कि लोग समझते हैं कि जो पार्टी जीत रही है वोट उसी को देना चाहिए, अपना वोट खराब नहीं करना चाहिए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमें वोट उसको देना चाहिए जिसे हम ठीक समझते हैं। नहीं, जिसे इतने सारे लोग ठीक समझते हैं उसे ही हमें वोट देना चाहिए। एडवर्टीजमेंट की दुनिया में तो कमाल ही है। अब एक क्रीम आती है, बताते हैं इसे 5 मिलियन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और उनका रंग थोड़ा गोरा हो गया। अब लग गए हम सब लोग अपना अपना रंग गोरा करने के लिए। भारत में तो बहुत ज़रूरी भी है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। आप जानते हैं शादियों में कैसे कैसे लोग एक दूसरे को देखते हैं। होता यूँ है कि एवोल्यूशन के समय से ये हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, एक समूह में रहना, और समूह में सुरक्षा मिलती थी हमें। तब के लोग ये सोचते थे कि एक समूह में रहेंगे तो बहुत सारे खतरों से बचेंगे। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग भागे जा रहे हैं, आप अकेले, आपने देखा इतने सारे लोग भागे जा रहे हैं, तो आप लॉजिक नहीं लगाएंगे, आप भागेंगे पहले। कोई बात ऐसी होगी तभी तो इतने सारे लोग भाग रहे हैं। क्यों? पीछे कहीं किसी को शेर दिख गया है। उसी तरह जैसे भेड़ होती है, तो भाग रही है, शेर को देख लिया तो सारी भेड़ें भागना शुरू करती हैं। अब कोई अकेली भेड़ अगर वहाँ खड़ी रहे और ये सोचे कि भाई मैं तो लॉजिकली बहुत कुछ देखूंगी तब चलूंगी इन लोग के साथ, तब तो वो गई बेचारी शेर का शिकार। तो उस समय ये बहुत जरूरी था हमारे लिए कि हम लोगों के साथ समूह में रहें, और जैसा समूह करता है वैसे ही करें, क्योंकि इसमें सुरक्षा थी। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। फिर भी हमारा दिमाग अपनी सुरक्षा के लिए बहुत कामचोर है ना, बहुत लॉजिक लगाने की कोशिश नहीं करता। अरे जब इतने सारे लोग कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे होंगे, हमको भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए। इसी तरह का एक तर्क दोष है जिसे अपील टू पिटी कहते हैं। मतलब आप सामान्य तर्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप किसी के प्रति दया दिखाकर आप उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप अपने प्रोफेसर के पास गए, आपने कुछ अपना असाइनमेंट किया और बहुत अच्छा नहीं था, प्रोफेसर ने उसको थोड़ा मार्क आपको खराब दे दिया। अब आप जाके कहते हैं कि सर मेरा करियर खराब हो जाएगा अगर आप मुझे नंबर नहीं देंगे। तो आप तर्क दे रहे हैं कि मेरा करियर खराब हो जाएगा इसलिए आप ऐसा ना करें, मैं अच्छा करूंगा इसलिए आप ऐसा करें। नहीं, मैंने अच्छा किया है इसलिए आप मुझे अच्छा नंबर दें, ये नहीं, मेरा करियर खराब हो जाएगा। आप चुनाव में भी देखते होंगे, अब किसी उम्मीदवार की किसी वजह से उनकी माँ मर गई या किसी वजह से कोई दुर्घटना उनके परिवार में हो गई, तो लोग ये दावा करते हैं कि अब उस पर दया दिखा के वोट देना चाहिए। अब उसको वोट देना बहुत ज़रूरी है, उसको संसद में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। संसद में वो व्यक्ति पहुंचना चाहिए जो आपकी बातें संसद में ठीक से रख सके, जो आपके सुख दुख में शामिल हो, न कि ये कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप बदले की कार्रवाई में उसको जिता के संसद में पहुंचा रहे हैं। होता तो ये है, और हम सब लोग ये सब करते हैं दया की भावना से। एक बहुत मजेदार किस्सा है कि जब रॉबर्ट कैनेडी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत सारे प्रचार में उनको कहा जा रहा था वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत सक्षम राजनेता हैं, उनके हाथ में देश सुरक्षित रहेगा। पर उनकी माँ क्या अपील कर रही थी? उनकी माँ अपील कर रही थी कि रॉबर्ट कैनेडी के 11 बच्चे हैं, तो ये घर बहुत छोटा है, व्हाइट हाउस बहुत बड़ा है, तो पूरा परिवार एक साथ अच्छे से रह सकता है। उतने बच्चों के लिए तो उतने कमरे जरूरी है ना जो व्हाइट हाउस में तो एक माँ की अपील तो ऐसे ही होगी, मैं समझता हूँ। उन्होंने सारी माँओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह की बातें की होंगी। लेकिन ये क्या है? दया खाकर आप उन्हें व्हाइट हाउस में भेज दीजिए। क्यों? उनके 11 बच्चे हैं। ऐसा हम सब कभी न कभी तो करते हैं। एक तरह का तर्क दोष है जिसे रेड हेरिंग कहते हैं। रेड हेरिंग क्यों कहते हैं? असल में पुराने जमाने में जब शिकारी शिकार पर जाते थे तो उनके साथ जो कुत्ते हुआ करते थे वो दूसरे गंध को, कुत्ते गंध बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, तो वो शिकार छोड़ के भटक जाते थे। तो रेड हेरिंग एक मछली होती है जो बहुत तेज गंध होती है, वो कुत्ते के गले उले में लोग बांध देते थे शिकारी, और उसकी वजह से कुत्ते कंफ्यूज जाते थे। जहाँ इधर उधर जो भटकना होता था वो रुक जाता था, वो दूसरी तरफ उनका ध्यान चला जाता था। तो उसी तरह हम अपनी बहस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि
कोई आदमी किसी खास बात को बताने की कोशिश करता है और दूसरा आदमी उसके रूट को ही बदल देता है। किसी ने नेताजी से पूछा कि महंगाई बहुत बढ़ गई, आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? उन्होंने कहा अजीब आदमी है, देश का कितना विकास हुआ है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, आप देख रहे हैं देश का सम्मान दुनिया में कितना है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कितना ज़्यादा दुनिया में पसंद किए जाते हैं। भाई उसने पूछा था कि आप ये बताइए कि महंगाई क्यों बढ़ गई, इसका क्या करेंगे? नेताजी ने उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। एक खास तरह का तर्क दोष होता है जो इसे फॉल्स इक्विलेशन कहते हैं। एक कुछ इस तरह का तर्क दोष भी होता है कि किसी चीज की तुलना हम किसी ऐसी चीज से करते हैं जो उससे मिलती जुलती नहीं है, लेकिन उसके गुण को पकड़कर हम पूरी तरह से उस पर आरोपित कर देते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भाई देश के नेता हिटलर हो गए। अरे भाई, हिटलर जो करता था वो आपके देश के नेता नहीं कर रहे हैं। हिटलर ने क्या किया इसको देखना चाहिए, लेकिन नहीं, जरा सा आपको लगा कि भाई वो कठोर हैं तो आपने उनको हिटलर कहना शुरू कर दिया। इसी तरह हम लोग ये कहते पाए जाते हैं कि भाई मेरे पिताजी तो बहुत हिटलर थे। कई सारे हमारे दोस्तों में ऐसा था कि ऐसे हम लोग कहते थे। जो भी आदमी, जो टीचर थोड़ा कठोर होता था हम लोग उसको हिटलर कह देते थे। एक बहुत मजेदार वाकया हम लोग के साथ भी है कि हमारे एक मित्र थे, उनके पिताजी थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। उन्हें लगता था कि बच्चे अगर इधर उधर दोस्तबाजी करें, दोस्तों के साथ घूमेंगे तो पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, उनका करियर कैसे बनेगा। तो जब हम लोग उसके घर पर जाते थे तो इस बात से डरे रहते थे कहीं उसके पिताजी न निकल जाएं। हम लोग चुपके से किनारे छिपे छिपे आवाज देते थे, टिक्कू। अब टिक्कू निकल आया तो बात बन गई, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उसके पिताजी निकले वैसे हम लोग छिप जाते थे या वहां से फरार हो जाते थे, क्योंकि अगर वो मिल जाते थे तो हम लोग को भी डांट पड़ती थी कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, घूमने फिरने के लिए तुम टिक्कू को भी डिस्टर्ब कर रहे हो और अपने भी घूम रहे हो। तो हम लोगों ने अपने मित्र के पिताजी को हिटलर की संज्ञा दे दी थी। अच्छे व्यक्ति थे, भले व्यक्ति थे, अपने बच्चे के इंटरेस्ट में सोचते थे, हम लोग के भी इंटरेस्ट में सोचते थे, लेकिन बस चूंकि वो अपने बच्चे को हम लोग के साथ खेलने नहीं देते थे तो हिटलर थे हमारे लिए। मान ली किसी ने कहा कि धार्मिक विभेद वैमनस्य थोड़ा बढ़ गया आजकल, बताइए। अब हमने कहना शुरू कर दिया, आपको धर्म का अर्थ पता है? ध्री धातु से धर्म की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है धारण करना। जो सबको धारण करता है वो धर्म है। धर्म में वैमनस्य कैसे हो सकता है? बात एक सिंपल सी थी, एक छोटी सी बात थी कि भाई आजकल लोग अपने अपने संप्रदाय को लेकर एक दूसरे से थोड़ा ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं। आपने वो शब्द कहाँ से आया, उस शब्द का डिक्शनरी में क्या अर्थ है, आप उसको वहां लेके चले गए। एक और तरह की फैलसी है जिसे स्लिपरी स्लोप कहते हैं। जैसे डोमिनोस इफेक्ट होता है, आपने एक बात कही, उससे दूसरी बात निकाली, उससे तीसरी बात निकाली, उससे चौथी बात निकाली और पांचवी बात कहा कि अगर पांचवी बात को रोकना है तो पहला काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे किसी ने कहा कि ये जो फ्री बीस है, मान लीजिए सरकार ने कहा कि हेल्थ केयर फ्री मिलेगा आप सबको, अब आपने उसको पकड़ लिया। आज आप हेल्थ केयर फ्री दे रहे हैं, इसके बाद लोग खाना अपना फ्री मांगेंगे, फिर वो लोग कहेंगे कि हमारा एजुकेशन फ्री हो जाए, सभी चीज़ फ्री होंगी तो इकोनॉमी तो डूब जाएगी। भाई एक छोटी सी बात है, उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर फ्री होना चाहिए, आप पकड़कर वहां तक लेके गए। सच्चाई ये है कि जितने सारे देशों के डाटा हैं उसमें ऐसा नहीं है कि किसी की इकोनॉमी किसी फ्री बीस की वजह से खराब हो गई हो। कम से कम अगर आपने हेल्थ केयर के बारे में सोचा हो तो कनाडा, डेनमार्क, ये सब ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इस तरह की चीज सुविधाएं हैं और वहां की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। एक समय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कामराज नडार थे। वो बिल्कुल बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए मिड डे मील की व्यवस्था शुरू की और फिर इसी वजह से वहां लिटरेसी रेट आज बहुत ही अच्छा है। आपसे कोई कहता है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो आपकी अच्छी शादी नहीं होगी, अच्छी शादी नहीं होगी तो आपके बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो आपका डीएनए समाप्त हो जाएगा। अब बताइए, डीएनए समाप्त करने के लिए इतनी सारी चीज़ों की क्या? हमारा एक दोस्त था जो एक अलग तरह के समुदाय से आता था, तो वो इस बात को कहता था कि यार अगर मैं बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करूँगा तो मेरी अच्छी शादी नहीं होगी, इसलिए कि मेरी अच्छी नौकरी नहीं लगेगी। ये अच्छी बात है कि उसने अच्छी पढ़ाई की, उसकी अच्छी नौकरी लगी, उसकी शादी भी अच्छी हुई। लेकिन अब आप तर्क को डीएनए तक लेके जाते हैं
डीएनए तो आपके सिबलिंग्स में भी होता है, डीएनए कैसे खत्म हो जाएगा? लेकिन अब ये तर्क है कि अगर आप पढ़ाई अच्छी नहीं करेंगे तो आपका डीएनए खत्म हो जाएगा। अगर आप ये लॉजिक देते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना सही है। एक तरह का तर्क दोष है जो बातचीत में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इन्फरेंस फ्रॉम इग्नोरेंस। हम अज्ञानता को आधार बनाकर किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि एलियन नहीं है, तो आपने कहा कि प्रूव कीजिए कि एलियन नहीं है। अब आप कैसे प्रूव करेंगे कि एलियन नहीं है? तो आपने कहा चूंकि आप प्रूव नहीं कर पाए इसका मतलब एलियन है। किसी ने कहा कि भाई आत्मा नहीं है, तो आपने कहा प्रूव कीजिए कि आत्मा नहीं है। अब वो बेचारा इसको प्रूव कैसे करे? अब वो ये कहे कि आप प्रूव कीजिए, तो आप प्रूव करने के लिए तैयार नहीं है। आप कहें आप प्रूव कीजिए कि नहीं है, और अगर आप प्रूव नहीं कर पाते तो वो चीज है। बहुत पहले आइंस्टाइन ने 1905 में ही रिलेटिविटी की खोज कर ली थी, पर वो प्रूव नहीं कर पाए थे। उन्होंने बता दिया था कि ऐसा होता है। प्रूव हुआ 1919 में जब सूर्य ग्रहण लगा। इसके बीच में बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल उठाते थे कि चूंकि आप प्रूव नहीं कर सकते इसलिए वो चीज है ही नहीं। बाद में पता चला कि आइंस्टाइन सही थे। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी हत्या के केस में कोई आदमी बरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबूत नहीं मिला। अब सबूत नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने हत्या नहीं की है। हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन मिल गया हो, पुलिस वाले कुछ सबूत इधर उधर कर दिए हों, कुछ भी हो सकता है, पर हत्या तो हुई है। और यह भी हो सकता है कि उसने मारा हो। ऐसा भी हुआ है, और खासतौर से अमेरिका में, कि एक व्यक्ति हत्या के इल्जाम से बरी हो गया क्योंकि सबूत नहीं मिल पाया। पर 20 साल बाद जब साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, जब डीएनए की खोज हुई कि डीएनए को प्रूफ माना गया, तो वो आदमी फिर से पकड़ा गया और उसे सजा हुई। तो वो 20 साल तक तो निर्दोष ही था ना। और ये तो माना ही जा रहा था कि चूंकि हम साबित नहीं कर पाए तो वो सही है। एक और तरह का तर्क दोष है जो हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, और आपने भी देखा होगा। आप न्यूज़ चैनलों पर देखते हैं कि सरकारी प्रवक्ता से किसी ने सवाल पूछा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। अब उन्होंने इसका जवाब देने के बजाय कि सरकार क्या कर रही है और इसका रेट क्या है, उन्होंने पिछला आंकड़ा उठा लिया। आपके समय में जब आपकी सरकार थी तब बेरोजगारी दर क्या थी, आप इसको देखिए, और तब आपने क्या किया था। अब व्हाट अबाउट री, आपने क्या किया था बताइए। भाई हमने तो गलत किया था, मान लीजिए विपक्ष ने गलत किया था, जनता ने उसको सजा दे दिया, जवाब दे दिया, उनको सत्ता से हटा दिया, अब आपको बैठा दिया है, तो आपको तो ठीक करना है। आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। आपने तो यही कहा था कि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। जनता ने कहा ठीक है, आपको हम सत्ता दे देते हैं। अब आप उलट कर बता रहे हैं कि आपके समय में ये था। अरे भाई उनके समय में था तो आपके समय में ये क्यों है? आपको तो इसीलिए लाया गया है ना कि आप इसे बदल दें, इसमें सुधार करें। पर आप इस तरह का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि आपके समय में क्या हुआ था। बस ये समझिए कि ऑफेंस इज ए बेस्ट डिफेंस। आप अपने को डिफेंस करने के लिए वो सारी सूचनाएं नहीं ला रहे हैं, आपने उस पर अटैक कर दिया। आपके बॉस ने पूछा कि भाई आप 2 दिनों से लेट आ रहे हैं। अब आपने उलट करके कहा कि आपने सुरेश के बारे में तो नहीं कहा, वो तो 5 दिन से लेट आ रहे हैं, उनसे आपने नहीं पूछा, आप हमसे पूछ रहे हैं। भाई आपसे पूछा, आप अपना जवाब दे दीजिए कि आप 2 दिन से क्यों लेट आ रहे हैं, क्या वजह है। पर आपने उलटकर उनसे ही सवाल कर लिया, उन्हीं को बता दिया कि आप उनसे नहीं पूछ रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक बड़ी मजेदार बात हुई थी। किसी ने सत्ता पक्ष के एक व्यक्ति से पूछा कि राम मंदिर में चोरी कैसे हो गई, और आपके नाक के नीचे। उन्होंने कहा आप सवाल पूछ रहे हैं हमसे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। अब बताइए, चोरी का मसला है यार, बताओ चोरी किसने की, मंदिर में भी चोरी। वो महाशय उलट कर पहुंच गए कि आपको तो पूछने कहा कि नहीं, आप मत बताइए, आप मत बोलिए, आपने तो ये किया था। एक बड़े शायर ने भी कहा है, जो भी हो तुम पे मुस्तरिस उसे यही जवाब दो, आप बड़े शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। आप भी कहते हैं ना ऐसा।